वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सैफ अली खान की। और सैफ अली खान की जब हम बात करने वाले हैं तब हम इसके अंदर देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लाया गया था उसके तहत भारत सरकार ने इसकी 1370 एकड़ की जो बेस कीमती जमीन है, कितना 1370 एकड़ जो बेस कीमती जमीन है उसको पूरी तरीका से कैप्चर करने का मन बनाया हुआ है। और मैं आज आपको यह बताऊंगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आती है। और आज हम इसमें यह भी देखने वाले हैं कि भारत के साथ में खासकर ये जो सैफ अली खान या फिर इसी तरीका के जो लोग हैं जिनके बाप और दादा एक तरीका से अंग्रेजों के पिट्ठू थे और भारत के साथ में उन्होंने हमेशा ही गद्दारी की है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको आगे आगे समझ में आ जाएगा। देखिए, भारत सरकार ने यह मन बना लिया है कि अब इनके पास में ये जो इनको देश के साथ में गद्दारी करने के लिए जितनी भी प्रॉपर्टी दी गई थी, और भारत के विभाजन के बाद में क्योंकि ये परिवार ऐसे थे कि जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की थी और इन्हें बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टीज थी वो भारत में मिली हुई थी और इनके नाम रखे गए थे नवाब। देखिए, आप जानते हैं भारत के अंदर ये जो नवाब का जो खेल है, आप जैसे कि आप देखते होंगे कि लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है, उसी तरीका से भोपाल नवाबों का शहर, इसी तरीका से भारत के अंदर बहुत सारे नवाबों के शहर बन चुके थे। और इन नवाबों की असलियत क्या थी? ये अंग्रेजों के पिट्ठू हुआ करते थे। अच्छा, ये जो है ऐसा नहीं है कि ये इस्लाम को मानते हैं या फिर नहीं, ये अपने मूल देश, क्योंकि ये आए हुए हैं अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान के साथ भी ये गद्दारी करके ही यहां पर आए थे और ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे। और इन्होंने यहां आने के बाद भी उसी तरीका से अंग्रेजों की जो है तालू चटवा काम ये करते रहे, उनके तलवे चाटते रहे और ये इनका काम है। और वाकई आप जानते हैं सैफ अली खान को तो इन्होंने एक तो लव जिहाद किया 2 बार, और आप ये भी जानते हैं कि इन्होंने जो बच्चे पैदा करे हैं करीना खान से, उनके नाम क्या हैं। अब ये सारी की सारी दिखाती है इसकी अपनी कट्टरता और इसकी जो दिमाग के अंदर जो गंदगी है और जो मजहबी कीड़ा है वो भी इसके अंदर बहुत लंबा है और बहुत बड़ा जो कीड़ा है वो इस सैफ अली खान के अंदर है। अब देखिए, ये देश के ट्रेटर्स हैं और इसीलिए भारत सरकार के द्वारा इनके ऊपर अब आने वाले समय में और नकेल कसी जाएगी। अब देखिए, 1947 में विभाजन होता है और विभाजन के बाद में क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी भारत के अंदर थी, जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया। अब इन्होंने क्या खेल खेला कि परिवार आधे चले गए पाकिस्तान और जो कुछ लोग थे वो यहां पर प्रोप्राइटर्स बनकर के रह गए। इसका मतलब है कि कुछ लोग यहां पर रह गए जिनको यहां की जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज थी वो रखनी थी। और उनका कार्य क्या था? उनका कार्य वही था जिस आधार पर पाकिस्तान बना, जिस आइडियोलॉजी पर पाकिस्तान बना, उसी आइडियोलॉजी को पल्लवित और पोषित करने का कार्य इन्होंने हमेशा करते रहे। यानी कि वही इस्लामिक कट्टरता ये फैलाते रहे भारत के अंदर और उसी विचार को ये अपनी मूवीज के द्वारा, अपने जो सॉफ्ट प्रोपोगेंडा है उसके द्वारा हिंदू हेट्रेड लगातार ये फैलाते रहे हैं। जहां भी इनको मौका मिलता है ये वहां पर हिंदू हेट्रेड और भारत को यानी कि एज ए सनातनी कंट्री इसको नीचा करने का कार्य ये करते रहे हैं। आप इसके बच्चे का नाम देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब देखिए, ये एक इनके जो बाप दादे थे वो अंग्रेजों के, जैसे मैंने बताया, एक भाड़े के सैनिक थे और उन्हीं के ये वंशज है। इसका मतलब है ये कोई ऐसा नहीं किसी मजहब के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, नहीं, इनके बाप दादे भी अंग्रेजों के गुलाम ही रहे हैं। उनके तलवे चाट करके ही इन्होंने इतनी सारी जो प्रॉपर्टीज है वो इकट्ठी की है। और भारत के साथ में लगातार, ये देखिए, भारत छोड़िए, ये अपने मूल देश के साथ यानी कि अफगानिस्तान से आए थे, वहां भी इन्होंने अपने ही लोगों के साथ गद्दारी की थी इनके बाप दादाओं के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि इनका इतिहास जो है बहुत ज्यादा साफ सुथरा है या इन्होंने कोई, ऐसा नहीं है कि ये एक तरीका से ये किसी के नहीं है, ये है पैसा, इनको चाहिए प्रॉपर्टी और नीचे के जो लोग हैं उनका जो है ये शोषण और एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। अब इसके लिए कुछ कुछ ये दिखाते रहते हैं। जो मजहबी कीड़ा है वो तो है ही, आप जानते हैं, सुलेमानी कीड़ा, ये तो इनके अंदर है ही। अब देखिए, इनके जो परदादा थे, आप जानते हैं भोपाल के जो आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान इनके दादा थे। यानी कि जो भोपाल का आखिरी नवाब है, नवाब का नाम है हमीदुल्ला खान, ये हमदुल्ला खान इसका परदादा है। अब इसके पास में मैंने जैसा बताया कि वो नवाब है तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी रही होंगी। हाँ, इसके पास में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी, यानी कि चैंबर ऑफ प्रिंसेस का अध्यक्ष भी था। ये जो दादा था ना, इसका परदादा नवाब हमीदुल्ला, यही जो है चैंबर ऑफ प्रिंसेस जो है उसका अध्यक्ष था और मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत ज्यादा करीबी था। अब देखिए, अगर आपको भारत का विभाजन और भारत की जो रियासत है उनका विलय कैसे हुआ अगर आपको पता होगा तो आप जानते होंगे कि जो भोपाल की रियासत है वो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। और उसी तरीका से ये जो भोपाल की रियासत है, क्योंकि जिन्ना का करीबी था और जिन्ना ने अपने मरते दम तक ये प्रयास किया कि जितना हो सकता हो भारत को तोड़ करके पाकिस्तान में मिला लिया जाए। क्योंकि इधर हमारे जो एडवीना के बॉयफ्रेंड थे ही, आप जानते हैं, तो उनको देश में से कहते कि भाई इधर क्या उग रहा है, ले जाओ, इसे भी ले जाओ। चाइना ने, आप देखिए, अक्सर चीन कब्जा लिया, हाँ हाँ वहां क्या उगता है, ले जाओ, बंजर भूमि है। तो इस तरीका
कि मूर्ख व्यक्ति थे कि जिन्हें पता ही नहीं है कि ये स्ट्रेटेजिक यहां पर उगता हो या ना उगता हो, आने वाले समय में ये स्ट्रेटेजिकली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है कि हमारे देश के लिए खतरा होगा। लेकिन देश प्रेम और देश भावना उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। शायद ये दिखाता है अब उदयपुर हो या जोधपुर हो या फिर ये आप देखोगे हैदराबाद की रियासत हो या फिर ये भोपाल की रियासत हो, इनके जो ये नवाब थे यानी कि दलाल लोग जो थे अंग्रेजों के, इनके साथ में लगातार ये जिन्ना लगातार प्रेशराइज ने करता रहा कि आप पाकिस्तान में मिल जाइए। और यहाँ के जो हमारे एडवीना के बॉयफ्रेंड थे वो कुछ कर ही नहीं रहे थे। उसके बाद देखिए इनका जो दूसरा इतिहास गद्दारी का है, इनके पूर्वज है फैज तलब खान। ये एक अफगानी मिशनरी थे, मैंने जैसा कि बताया ये मर्सनरी थे, यानी कि मर्सनरी का मतलब होता है जो क्राई के पैसा लेकर के सैनिक के रूप में लड़ाई लड़ते हैं। तो ये जो है 1803 में इन्होंने अंग्रेजों की साइड से अपने ही देश के यानी कि अपने अफगानिस्तान जो इनका मूल देश था उसी के खिलाफ जंग लड़ी थी और मराठाओं के खिलाफ भी इन्होंने जंग लड़ी थी। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, या भारत आ गए तो भारत के जो अपने देश है अगर ये वहां से भगा दिए गए तो ये भारत के साथ में भी वही कार्य कर रहे हैं और जो इनका मूल देश था उसके साथ में भी यही कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये पूरी तरीका से अंग्रेजों के लिए कार्य कर रहे थे और इनका एक ही कार्य था पीठ में छुरा घोंपना। और उन्हीं के वंशज से निकल करके आता है सैफ अली खान। अब देखिए सैफ अली खान जो है हमदुल्ला खान ये जो इसका परदादा उसकी है दो बेटी यानी कि साजिदा सुल्तान और सैफ अली खान की जो दादी थी उसका नाम था साजिदा सुल्तान और दूसरी जो थी जो जायदाद में आधा जिसको बट करके जाना था वो चली जाती है पाकिस्तान। अब देखिए इस बात को, यानी कि जो इसका दादा है उसकी दो बेटी हैं, एक बेटी कहां चली जाती है पाकिस्तान और जो दूसरी बेटी है जिसका नाम है साजिदा सुल्तान जो कि इसकी परदादी है सैफ अली खान की वो रह जाती है यहां पर। क्यों रह जाते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया मामला है प्रॉपर्टी का, यानी कि प्रॉपर्टी यहां छोड़कर जा नहीं सकते थे इसीलिए एक यहां पर रह गया और एक वहां पर चला गया। अब देखिए जिन्ना जो है मैंने जैसे कि बताया कि उसने भारत के ऊपर जितने नवाब थे उनके साथ, क्योंकि इस्लामिक जो सुलेमानी कीड़ा है आप जानते ही होंगे, उन पर लगातार ये दबाव बना करके रखा कि आप पाकिस्तान के साथ मिल जाइए। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश हो या आप देखिए चाहे हैदराबाद हो, कहां तक भारत के अंदर घुसने की रणनीति बनाई हुई थी जिन्ना के द्वारा। तो आप समझ रहे होंगे कि एक तो इस्लाम के अंदर जो आता है ना कि भाई जमीन आपको हड़पनी है, तो जो जमीन हड़पनी है ये उनकी जो अपनी जो थियोलॉजी है ये उसका पार्ट है। तो इसलिए एक भूख जो है ना, आप देखे होंगे कि अधिकांश जो मुसलमान हैं अगर कहीं जाते हैं तो सरकारी जमीन, आज देखिए जितनी ये जो मजारें बन रही हैं, जो मदरसे हैं या बहुत सारी मस्जिदें जो है वो आज इलीगल यानी ये सरकारी जमीन पर बनी हुई है जिनको तोड़ा जा रहा है भारत के अंदर। तो ये जो है इनकी मानसिकता है और यही भूख आपको जिन्ना के अंदर भी नजर आएगी कि भारत से जितनी भी जमीन कब्जाई जा सके उसके लिए इस तरीका के जो लोग थे नवाब टाइप के उनका प्रयोग किया जाता है या उन पर भरोसा जताया जाता है ये जिन्ना के द्वारा। अब देखिए 1949 में अपनी जो अलग रियासत बनाने का जो जिद थी वो लगातार ये नवाब हमीदुल्ला बनाए हुए था 1949 तक। आजाद कब हुआ भारत, 1947, लेकिन 1949 तक लगातार ये प्रयास करता रहा कि मुझे पाकिस्तान के साथ मिलना है। और ये उदयपुर हो जोधपुर हो इनके साथ भी जिन्ना और ये जो व्यक्ति हैं, इसी तरीका के हैदराबाद का जो नवाब है वो भी लगातार, आप जानते होंगे कि हैदराबाद में तो बहुत ज्यादा कत्लेआम किया था हिंदुओं का। यही जो आज ओवैसी बने डोलते हैं ना दोनों भाई, इनके जो बाप दादा थे, इनका जो आज AIMIM है पहले ये MIM थी, यही पार्टी आधे भागे कहां पे पाकिस्तान और बाकी यहां छोड़ गए इनको यहां पे पॉलिटिक्स करने के लिए। जो आज आप ओवैसी दोनों जो 15 मिनट वाले हैं इनको ही मैं कह रहा हूं, ये दोनों भाई आज यहां पे हैं और यहां पे फिर वही मजहबी जो राजनीति है इसको कर रहे हैं। तो देखिए लगातार जोधपुर हो, इंदौर हो, उदयपुर हो, इस तरीका की जो रियासत है उनके साथ में ये कार्य करते रहे, दबाव बनाते रहे। लेकिन ये बाद में उदयपुर पहुंचे जो महाराणा प्रताप जी के जो वंशज हैं उनको भी ठगने का प्रयास इन्होंने किया कि भाई आप वहां चलिए, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, ये बना देंगे। लेकिन वो इनके ठगे में नहीं आए क्योंकि उनके अंदर जो नेशनलिज्म था वो था, इसलिए उन्होंने इनको ठेंगा दिखा दिया और उनको जाने के लिए मना ही कर दिया। फिर आप जानते हैं कि सरदार पटेल जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, उन्होंने फिर इनके अंदर जो सरिया डाली, उसके बाद में आप हैदराबाद का भी विलय हुआ, उसके बाद में आप देखेंगे भोपाल का भी विलय हुआ और भारत के अंदर जितनी भी रियासतें थी 565 रियासतें बताते हैं, उन सब का जो है जिनको प्यार से समझ में आ गए उन्हें प्यार से समझाया, जिन्हें देशभक्ति समझ में आ गई उन्हें देशभक्ति के द्वारा, और जो कुछ ऐसे ट्रेटर्स थे उनको डंडा से भी समझाया गया। आप जानते हैं कि पुर्तगीज को कैसे समझाया था हमने गोवा में, उसी तरीका से भी समझाना पड़ा था। तो ये सारे कार्य हमें करने पड़े और ये 1949 में आकर के भोपाल का विलय होता है भारत के अंदर। अब तो ये उन्हीं का जो वंशज है जो इसी लाइने से निकल करके आते हैं। और देखिए बात करते हैं कि भाई इसकी जो परदादा था उसकी दो बेटियां थी, एक चली जाती है पाकिस्तान
पाकिस्तान और एक है इसकी दादी। अब देखिए बात आती है कि भाई अगर आप संपत्ति का बंटवारा भी अगर लीगली थोड़ी देर के लिए देखें तो शरीयत एक्ट 1937 के अकॉर्डिंग आप बांटोगे इसे तो जो पुत्र है उसका आधा हिस्सा होता है और जो पुत्री होती है उसका 1/4 हिस्सा होता है। जो विल है अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो इसकी जो दादी है साजिदा सुल्तान तो उसके नाम पर यह जो पूरी संपत्ति नहीं आएगी बल्कि 1/3 भूमि आएगी और बाकी यानी कि 1/4 भूमि आएगी और बाकी जो संपत्ति है वो किसके पास जाएगी, एनिमी एक्ट के अंदर जाएगी। इसलिए ये पूरी संपत्ति मिलने का तो कोई सवाल पैदा होता भी नहीं है सैफ अली खान को वैसे भी। अब देखिए यहां पर एक और पेंच फंसा हुआ है और यह पेंच फंसा हुआ है कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस ने इनको जो है अलग से छूट दी गई थी और ये जो अलग से छूट कांग्रेस के द्वारा दी गई थी उसी की वजह से इतनी सारी जो संपत्ति है ये आज तक सैफ अली खान का जो परिवार है इसका फायदा उठाता हुआ आया था। लेकिन अब आप जानते 2014 के बाद में सरकार बदल गई और सरकार जैसे ही बदली उन्होंने जो है कार्य नियम और कानून से चलाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि देखिए कार्य तो जो चलेगा वो नियम के अकॉर्डिंग चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहने लगो कि नहीं हम तो मुसलमान हैं, जो कि भारत में आज तक चलता हुआ आया है, जहां मुसलमानों को इस बात का विक्टिम होना चाहिए था कि भारत को तोड़ करके इसके 2 देश अलग से बना दिए। आज वो यहां पर प्रिविलेज ले रहे थे 1947 से लेकर के 2014 तक। जिनको शर्मिंदा होना चाहिए था वो आज सोचिए कि बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं यहां वक्फ जैसी बात और यहां 4 शादी कर रहे हैं। मुझे लॉजिक समझ नहीं आता। अगर आपको आता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या वास्तव में 1947 का जो विभाजन है क्या वो मुसलमानों ने नहीं कराया, और मुसलमानों ने अगर कराया तो फिर यहां रह के होंगे, अगर यहां है तो फिर उनके लिए अलग से प्रिविलेज क्यों होने चाहिए, उनके लिए स्पेशल एक्ट क्यों होने चाहिए, उनके लिए वक्फ क्यों होना चाहिए, उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए इस बात के लिए कि हमने देश का विभाजन कराया, इस बात के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। तो नहीं, उन्हें तो प्रिविलेज दिए जा रहे हैं। जैसे उन्होंने देश के लिए क्या कर दिया, जैसे कौन से वो ऐसे अंडा है कि उनसे जो है लास्ट उनका जो है वो उनके बाद में कोई जनरेशन बची हुई नहीं है, तो इतनी प्रिजर्व करके रखने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन एडवीना का बॉयफ्रेंड आप जानते हैं कि भाई वो अलग ही टाइप का एक अलग ही बंदा था, चलता ना मीम कि वो अलग ही बंदा था, तो वो एक अलग ही बंदा था भाई साहब। अब देखिए एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो है ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है अब सरकार इसको अपने अंदर लेने वाली है। इसको जो है जो गवर्नमेंट ट्रस्ट के अंदर ही चली जाएगी और 1370 एकड़ जो भूमि है अब वो सैफ अली खान की निजी जो संपत्ति है वो नहीं होने वाली है, बल्कि उसका जो कस्टोडियन है अब सरकारी विभाग होने वाला है, सरकार होने वाली है। इसीलिए एमपी हाई कोर्ट के द्वारा 2025 में यह मामला गया हुआ था कोर्ट के अंदर, अब उन्होंने भी इससे स्टे हटा लिया है और जो 1949 का जो मर्जर एग्रीमेंट एक्ट है उसके तहत ये सारी की सारी जो संपत्ति है ये जाएगी सरकार के पास और अब सरकार की भूमि ये होने वाली है। और मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा और जो हमारी एमपी कोर्ट के द्वारा जो किया गया है ये सराहनीय कार्य है और ऐसे जो भी ट्रेटर्स हैं उनकी जो भूमि है उनको यहां पहली बार मैंने जैसे बोला है 1947 के एक्ट के तहत भी यहां पर किसी मुसलमान को कोई प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक समान कानून हो। यह भी बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा कहता हूं यह भूमि हिंदुओं की है, हिंदू जो है वो बहुसंख्यक है, तो यहां कानून बहुसंख्यक के आधार पर बनने चाहिए, ना कि माइनॉरिटीज के लिए बनने चाहिए। तो माइनॉरिटी जो प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ये विलुप्त प्राय प्रजाति के अंडे नहीं है जिन्हें हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं। इनकी आबादी दुनिया के अंदर 250 करोड़ के आसपास है, इसलिए इन्हें प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो एक्ट बने वो हिंदू हित के लिए बने, क्योंकि हिंदुओं ने अपना देश नहीं लिया है कहीं से। हिंदू जो है अलग देश तोड़ करके नहीं 4 देश बना लिए हैं। इसीलिए यहां पर जो है इस्लाम को लेकर कर मुसलमान को लेकर के कोई प्रिविलेज के कानून नहीं होने चाहिए, बल्कि इन्हें इस बात के लिए शर्मिंदा होना चाहिए कि हमने इस देश को तोड़ करके 2 देश बना दिए और वहां पर जो हिंदू थे उनका जीनोसाइड कर दिया, उन्हें पूरी तरीका से खत्म कर दिया इसी सरिया एक्ट के तहत। तो मुझे लगता है कि जो आज सैफ अली खान है उसकी जो मेंटेलिटी है वो बिल्कुल वही है। उसके बच्चे का नाम तैमूर, आप सोचिए तैमूर ने किस तरीका के एट्रोसिटीज हिंदुस्तान पर की है, उसका नाम जहांगीर, और इसी तरीका के बाबर और जहांगीर और औरंगजेब जो है अब समय आ चुका है उनको उनकी कब्र में दोबारा से भेजने का, और इन लोगों को इस नाम को रखने पर शर्मिंदा होना चाहिए पूरी जिंदगी। मुझे लगता है यह इस देश के जो बहुसंख्यक हिंदू हैं यह उनकी ड्यूटी है कि इन लोगों को इस बात के लिए शर्मिंदा होना चाहिए कि तुमने देश तोड़ा और तुम इस देश के अंदर हिंदू महिला से शादी करके उसके बच्चे का जो नाम है, वैसे तुम सेक्युलर बताते हो अपने आप को, शर्म नहीं आती तुम्हें, उसके बच्चे का नाम आप औरंगजेब रख रहे हो, उसके बच्चे का नाम जहांगीर रख रहे हो और उसके बच्चे का नाम जो है आप तैमूर रख रहे हो। आप सोचिए कि ये जो जहालियत की जो मानसिकता है, इनको यहां प्रिविलेज क्यों मिलना चाहिए? अगर आपको कोई जवाब इसका आता है कि भाई इन्हें प्रिविलेज इसलिए मिलना चाहिए कि ये तो विलुप्त प्राय प्रजाति के अंडे हैं, तो मुझे बताइए कि इनकी आबादी तो दुनिया में 250 करोड़ से ज्यादा है, तो इन्हें क्यों मिलना चाहिए? और ये वो मेंटेलिटी है जो कि पूरी दुनिया के अंदर आप देखोगे तो आतंक मचाए हुए हैं। कुछ ऐसा नहीं है शांति है इनके द्वारा या
कि प्रोडक्टिव हैं, बहुत ज्यादा नहीं, ये दुनिया का सर्वहित जनाए और इस तरीका की जो भावना रखते हो कि सब आगे बढ़े, सब निरोगी रहे, विश्व बंधुत्व की भावना रखते हो, ऐसा तो है नहीं। ये कहते हैं कि हम हैं और हमारे अलावा फिर कोई नहीं, अगर हमारे अलावा कुछ मानते तो हम आपको खत्म। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि इन लोगों को जो है उसकी सजा मिलने की आवश्यकता है। और मुझे सरकार का और एमपी हाई कोर्ट का जो अब इन्होंने ये स्टे हटा लिया है, इसको देख करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। और मुझे लगता है कि भारत आज अपने उसी जड़ की ओर लौट रहा है कि आज हम अब सिर्फ ये इससे ये नहीं है कि ये मुसलमान है तो इसके लिए अलग कानून हो, नहीं, बल्कि आज हमारा भारतीय समाज जाग चुका है और वो कह रहा है कि इन्हें शर्मिंदा होना चाहिए अपने इस कुकृत्य पे। इनके द्वारा ये भारत का विभाजन करके इन्हें यहां रह गए, इनकी नियत में खोट है। यहां ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड बना करके बैठे हैं, यहां पर आप अलग अलग तरीका की जो है लव जिहाद, लैंड जिहाद इस तरीका से चला रहे हैं, शर्मिंदा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है फ्रेंड्स। तो आप बताइए कि आपको ये सही लगा? अगर लगता है तो यस लिखिए, और जागृत अगर हिंदू हो रहे हैं तो उसके लिए भी यस लिखिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।